सुशांत सिंह राजपूत इस केस की गुत्थी दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। हर दिन इस केस में नया कुछ ना कुछ आ रहा है। इस बार ये नया मोड़ है। सुशांत के पिता के सिंह का रिया को किया एक व्हाट्सएप मैसेज 29 नवंबर 2019 का है और 29 नवंबर 2019 से 14 जून 2020 तक 198 दिन का फासला। और सुशांत के परिवार वालों का आरोप भी बस उसी फासले को लेकर है जो रिया की वजह से उनके और सुशांत के बीच आ गया था। सुशांत सिंह केस में आया एक और मोड़। सुशांत के पिता ने किया था रिया को मैसेज। उनतीस नवंबर 2019 में किया था रिया को मैसेज। मैसेज में सुशांत के पिता ने की थी शिकायत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस केस में आए दिन कोई न कोई नया मोड़ आता जा रहा है। इस केस से जुड़ा एक और नया मोड़ सुशांत के पिता के सिंह के रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भेजे व्हाट्सएप मैसेज की शक्ल में सामने आया है। सुशांत के पिता के सिंह ने यह मैसेज 29 नवंबर 2019 को किया था। दरअसल सुशांत के पिता ने रिया को मैसेज भेजकर सुशांत की तबीयत के बारे में जानकारी मांगी थी। जब तुम जान गए कि मैं सुशांत का पापा हूं, तो बात क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसलिए कॉल करके मुझे सारी जानकारी दो। सुशांत के पिता के इस मजमून को पढ़कर साफ तौर पे लगता है कि उन्होंने रिया से शिकायत की थी, लेकिन रिया ने न तो सुशांत के पिता को कोई मैसेज किया और न ही फोन कर सुशांत के स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी दी थी। अगर ऐसा हुआ होता तो आज इस मैसेज के सामने आने का कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते कहीं न कहीं रिया संदेह के घेरे में है। रिया ने अगर ऐसा किया होता तो वो जमाने को ये बात बताती, लेकिन रिया चुप है। इस मैसेज को साफ तौर पे पढ़कर लगता है कि सुशांत के पिता सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे और जानना चाहते थे कि सुशांत किन हालातों में है, लेकिन रिया कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिया ने सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब दिया था? क्या रिया ने सुशांत के पिता को फोन किया था? अगर नहीं तो रिया सुशांत के पिता से क्या छिपा रही थी? आखिर क्यों रिया ने एक पिता को उनके बेटे की तबीयत के बारे में नहीं बताया? आखिर रिया का सुशांत के पिता से बात न करने के पीछे क्या मकसद था? ऐसा नहीं है कि सुशांत के पिता ने सिर्फ रिया को ही मैसेज किया था। सुशांत के पिता ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी एक मैसेज किया था। इस मैसेज को पढ़कर एक बात साफ हो रही है कि सुशांत परेशान था और सुशांत अपनी परेशानी की बात अपने पिता को बता चुका था, लिहाजा वो मुंबई आना चाहते थे। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी। लेकिन श्रुति ने भी शायद उनके साथ वही किया जो रिया ने किया था। उन्हें न तो कोई फोन कर सुशांत के बारे में जानकारी दी और न ही उन्हें मुंबई आने के लिए फ्लाइट का टिकट भेजा। सुशांत के पिता का श्रुति को किए मैसेज को पढ़ने के बाद सवाल उठता है कि क्या श्रुति ने सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब दिया था? आखिर नहीं तो क्यों?
क्यों श्रुति ने किसी के कहने पर सुशांत के पिता को कोई जवाब नहीं दिया, या फिर इसके पीछे श्रुति का कोई और मकसद था? क्या सुशांत इस बात को जानता था कि रिया और श्रुति को उसके पिता ने कोई मैसेज भेजा है? क्या रिया और श्रुति ने सुशांत से उसके पिता के मैसेज की बात छिपाई थी? आखिर सुशांत के पिता के ये मैसेज किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? कि क्या सुशांत का परिवार सुशांत से बात नहीं कर पा रहा था? आखिर सुशांत के पिता के मैसेज का रिप्लाई रिया और श्रुति ने क्यों नहीं दिया? इन सारे सवालों का जवाब तो रिया और श्रुति ही दे सकती हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सुशांत के पिता के इस मैसेज से रिया पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। 29 नवंबर 2019 से 14 जून 2020 तक 198 दिनों का फासला है और सुशांत के परिवार का रिया पर यह आरोप है कि रिया ने सुशांत और उनके बीच एक दूरी खड़ी कर दी थी और न तो सुशांत का और न ही सुशांत के परिवार वाले एक दूसरे से आपस में बात कर पा रहे थे। अब ऐसे में सुशांत के पिता का रिया को किया ये मैसेज कम से कम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सुशांत अपने परिवार वालों से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। फिलहाल सुशांत के पिता के इस मैसेज पर रिया का कोई जवाब नहीं आया है। और सोमवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक पूछताछ की। इस बार उनके साथ उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और उनके सीए रितेश शाह से भी पूछताछ हुई। ईडी की टीम ने रिया, उनके भाई और पिता के फोन से फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट किया, डाटा भी निकाला। लेकिन इस सब के बीच रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। रिया ने सुशांत केस में खुद पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है। रिया पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा। ईडी ने फिर की रिया से 9 घंटे तक पूछताछ। ईडी टीम ने रिया के फोन से निकाला अहम डेटा। रिया के भाई और पिता से भी हुई पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर लगातार कसता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर ईडी की टीम ने दोबारा रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ईडी ने रिया से इस केस में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मांगी। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की साल भर में हुई बातचीत के चैट खंगाले। इसके अलावा इन तीनों के ही फोन से फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीटेड डेटा रिट्रीव किए गए। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक रिया के फोन डंप एनालिसिस से पता चला है कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर छोड़ने के बाद रिया ने 2 नामी डायरेक्टरों से मदद मांगी थी। इनमें से एक डायरेक्टर से फोन कर रिया ने किसी नामी जर्नलिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। रिया ने उस डायरेक्टर से यह गुजारिश की थी कि वो उससे पहले इस जर्नलिस्ट से बात कर लें। इस जर्नलिस्ट के जरिए रिया एक आर्टिकल छपवाने की तैयारी में थी, लेकिन यह आर्टिकल क्या था वो सामने नहीं आया। जबकि दूसरे डायरेक्टर से रिया 8 जून की रात घर छोड़ने से लेकर सुशांत की आत्महत्या के बाद कुछ दिनों तक संपर्क में थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रिया उस पत्रकार के जरिए सुशांत की जिंदगी से जुड़ा कौन सा आर्टिकल छपवाना चाहती थी? क्या इस आर्टिकल को लेकर ही सुशांत परेशान चल रहे थे? आखिर रिया सुशांत का ऐसा कौन सा राज जान गई थी जिसे सुशांत छिपा कर रखना चाहते थे? फिलहाल ये पत्रकार कौन है और रिया ने उससे बात की थी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा ईडी ने अपनी पूछताछ के दौरान रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती,
सिद्धार्थ पीठानी, श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह को सामने बैठाकर 2 बार बयान लिए। ईडी ने रिया से उनकी संपत्ति और उनके पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी जानकारी मांगी, तो रिया ने 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया। रिया का कहना था कि उनकी कमाई और खर्च की जानकारी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के पास है और रिया के अकाउंट का लेखा जोखा सीए रितेश शाह के पास है। रिया ने ईडी को बताया कि उनकी कमाई का मुख्य स्रोत इवेंट्स हैं। हैरानी इस बात की है कि रिया ने फिल्मों में एक्टिंग को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताया। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। उन्होंने सुशांत केस में खुद पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती की वो जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की थी, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उस याचिका में रिया चक्रवर्ती ने ये बात कही है कि उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है इस केस पर और उन्हें दोषी ठहराने की कवायद हो रही है। लेकिन जब जब उनसे साक्ष्य के बारे में पूछा गया और अभी तक जो भी ईडी के जरिए, इंक्वायरी के जरिए जो जानकारियां आ रही हैं, उसमें भी उनके भाई और पिता की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गुरुवार तक सभी पक्षों से इस बाबत जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत केस में आ रही है। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल हुआ यह है कि रिया इस पूरे केस में लंबे वक्त तक चुप रही, कोई भी उनकी तरफ से बयान सामने नहीं आया और इस दौरान जब 50 दिन से ज्यादा खुदकुशी मामले को हो गए थे सुशांत के, तो उसके बाद अचानक से उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो ये कहती दिखती हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है और जो साक्ष्य हैं उनसे अलग उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। और इसी के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई जिस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। सभी पक्षों को जानने के बाद ही इस पर फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से जो इन्वेस्टिगेशन में ईडी के जरिए अभी जो दस्तावेज सामने आए हैं, चाहे वो संपत्ति की हो या फिर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको लेकर बातचीत सामने आई है अभी ईडी के हवाले से। दोनों ही अलग अलग मामले हैं। ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपना और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी रिया चक्रवर्ती ने कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है और उस मीडिया ट्रायल में यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि सुशांत की खुदकुशी के पीछे की वजह असल में वो ही है। और इसी को लेकर उन्होंने एक याचिका दाखिल की जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है साफ साफ कि पहले सभी पक्षों को सुना जाएगा, क्योंकि लगातार जो सुशांत के पिता हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कई जो चैट कॉन्वर्सेशंस हैं व्हाट्सएप की वो साझा की हैं ताकि ये साफ हो पाए कि किस तरह का रवैया सुशांत के परिवार वालों के प्रति रिया चक्रवर्ती का था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि श्रुति मोदी जो सी हैं उनसे भी, जो मैनेजर रही हैं, उनसे भी जो बातचीत हुई है उसके जरिए ये बातें सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ने जो फाइनेंस के मसले थे वो पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, उन पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से ही जिम्मेदार थी। उस वक्त सुशांत कोई फैसला नहीं लेते थे। इसकी क्या वजह थी? आखिर क्यों सारे जो पैसों का हिसाब किताब लेन देन था वो रिया चक्रवर्ती ही क्यों रहती थी? हालांकि इस तरफ पिता की तरफ से एक और बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि रिया चक्रवर्ती जानबूझकर ऐसा कर रही थी और वो उनकी लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहती थी बल्कि बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी। और इस बात को हवा उस वजह से मिलती है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जिसमें रिया, उनके पिता, उनके भाई डायरेक्टर के तौर पर वहां मौजूद हैं, जिसके ओनरशिप जो है वो सुशांत के पास है। और ऐसे में इन तमाम तथ्यों के बीच रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, फैसला सुरक्षित रखा गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या हुआ आज? देखिए, लगभग सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस मामले में वो उसकी जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर के बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सीबीआई ने आनंद फानंद में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली। जो ट्रांसफर हुआ उस पर भी सवाल उठाए गए, इसके अलावा ज्यूरिडिक्शन पर सवाल उठाए गए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस ने यह कहा कि उनकी जांच एकदम ठीक दिशा में चल रही थी और बिहार पुलिस और सीबीआई जिस तरीके से इस मामले में एफआईआर दर्ज
दर्ज किए, उनके पास उसे करने का ना तो कानूनी अधिकार है और ना ही नियमों का उसमें पालन किया गया। जबकि बिहार पुलिस और केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से इस मामले में पूरा रवैया रहा है महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र पुलिस का, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और विकास सिंह जो सुशांत सिंह के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस मामले में जिस तरह से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से, महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही है, उन्हें वहां से न्याय की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अभी आपने बताया महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के हवाले से जो बात आपने कही, उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में हो रही थी, वो खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि भाई सही डायरेक्शन में हो रही है। तो ये अपने आप में ही विरोधाभास है। Mentioned that Bihar police has registered the FIR at the instance of the chief minister. What they failed to appreciate was that it was a complete misreporting. What was stated was that the police was reluctant because of being a high-profile case whether they should register or not. Only to that extent the chief minister said that if this case makes out a criminal case in Bihar, then it should be registered and taken to its end. There was no pressure by the CM Bihar to register this case, and accordingly when this argument was made from the other side, I told the court that although there is a lot of press reports saying that the Chief Minister of Maharashtra's son is involved, but we have been very responsible. We have not said that in our petition because we don't want to jump to something like this without a fair investigation. So this was very unfair on the part of the counsel for the Riya Chakrabarti to make this kind of a submission about involvement of the Chief Minister. Chief Minister, if the Chief Minister's involvement was there, and now that the matter is going to the CBI, there is no election there is no pan-India election today. So I don't understand in any case how is the election issue important in this case. So this was all just an excuse to somehow get some sympathy from the court. But I don't think that the court will go by the declaration of the law and will decide in terms of the provisions of the CRPC, and we are quite hopeful that this investigation will be taken to its logical end. Thank you. आज इस केस की बहस हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट सुरक्षित रखा है। इस केस में उनके तरफ से ये बहस हो रहा था कि बार बार की नीतीश कुमार जी ने रजिस्टर कराया FIR को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। हमने बताया कि देखिए इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, वो आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी पटना में फील होगा। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहाँ भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा और एक नई जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक एवोल्यूशन होगा। धन्यवाद। विकास सिंह सुशांत के पिता के वकील को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने खासतौर पर रिया चक्रवर्ती, केंद्र की तरफ से और साथ ही जो सुशांत के पिता हैं उनकी तरफ से जो बातें रखी गई उसमें कई अलग अलग बातें थी, लेकिन उन्हें ऐसा भरोसा है कि न्याय तंत्र उनके हक में ही कुछ फैसला सुनाएगा। विक्रांत, जरा बताइए कि बयान तो तमाम जिरह के दौरान सामने हुए, लेकिन लिखित बयान मांगे गए हैं और गुरुवार को अब अंतिम फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल हुआ क्या क्या कोर्ट में?
देखिए, सभी पक्षों ने अपनी दलील दी और जैसा विकास सिंह अभी बता रहे थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दलील दी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। उनके वकील ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के कारण इस मामले में इस तरीके की बात की जा रही है और इस तरीके का विशेष इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो उस बात पर विकास सिंह ने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत आरोप है। एक पिता ने जब राज्य के मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत दी तो एफआईआर दर्ज हो गई और जब उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले की वो सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं तो वो सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया। अखबारों में और मीडिया में तो कई तरह की बातें सामने आई हैं। उनका अदालत के कार्रवाई पर या फिर कानूनी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होना चाहिए और इसी कारण वो उन्होंने ये कहा कि लीगल पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए। और एक जो बड़ी बात इस फैसले से साफ होगी कि क्या इस तरीके के मामलों में जहां पर अपराध एक दूसरे राज्य में हुआ है, कथित अपराध जैसे इस मामले में महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन एफआईआर के लिए शिकायत दी गई बिहार में क्योंकि उनके पिता बिहार में रहते थे, तो क्या इस तरह के मामलों में राज्य सरकार के पास अधिकार है एफआईआर दर्ज करने का? क्या जुरिडिक्शन का मामला बीच में नहीं आता? ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होगी और निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को सही ठहराता है या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश देता है तो एक ये नजीर आगे आने वाले टाइम के लिए भी बन सकता है, क्योंकि इस तरीके का विवाद कई बार खड़ा होता है। उन सब चीजों में भी ये फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी किसी तरह का कयास लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन सभी पक्षों ने अपनी दलीलें दे दी हैं। मैं आगे विक्रांत आपसे पूछूंगी, ये जो दलीलें हैं इसमें रिया चक्रवर्ती की जो दलील थी वो कितनी कमजोर या मजबूत दिख रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आशीष सिंह जो ईडी दफ्तर मुंबई से जुड़े हुए हैं उनका रुख करना चाहती हूँ। आशीष, जानकारी ये आई कि रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और शौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई हैं, उनके बयानों में विरोधाभास हुआ और उनके फोन को जब्त कर लिया गया। फिलहाल कोई अपडेट इसमें? जी, इस वक्त मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे और सिद्धार्थ पिठानी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। सबसे अहम बात यह है कि रिया, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, इन तीनों के ही बयानों में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। खास बात यह है कि जो दो कंपनियां जिसमें कहा जाए कि एक कंपनी में डायरेक्टर थे रिया चक्रवर्ती, साथ ही साथ जो है सुशांत सिंह राजपूत और शौविक चक्रवर्ती, उन तीनों के ही कंपनी में लीगल राइट्स को लेकर एक विवाद है और साथ ही साथ सेल कंपनी होने का शक जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ने जताया था। लिहाजा जो जानकारी उभर कर सामने आई उसके मुताबिक कहीं न कहीं जो डंप डाटा एनालिसिस है उससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये तीनों के ही बयान में, रिया, शौविक और इंद्रजीत जी के बयान में, तीनों के ही बयान में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कहीं न कहीं ट्रांजैक्शन जो है वो गलत तरीके से हुए हैं और उन्हें छिपाए जाने की कोशिश है। लिहाजा उनके फोन जब्त किए गए हैं और इन डेटा को अब रिट्रीव करने की कोशिश जारी है। वहीं लेकिन दूसरी कुल तरफ मिलाकर आशीष, दबाव में इस वक्त रिया चक्रवर्ती होंगी क्योंकि अभी गुरुवार तक के लिए उनके फैसले को सुरक्षित रखा गया है, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। वहीं अभी जो पिछली मुलाकात हुई जब ईडी के सामने वो पेश हुई तो ये जानकारियां आई कि ईडी को सहयोग नहीं कर रही हैं और अब हाल ये हो गए हैं कि उनके पिता, उनके भाई और उनके बयान भी आपस में काफी विरोधाभासी हैं। तो यानी मुश्किलें रिया चक्रवर्ती की बढ़ती दिख रही हैं। जी बिल्कुल, रिया की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि उन्होंने जो जानकारी ईडी के सामने शेयर की है वो बिल्कुल ही श्रुति मोदी के बयान से साफ तौर पे खारिज होती है। उनके मुताबिक श्रुति मोदी ने साफ तौर पे बताया है कि पूरे फाइनेंसेस जो है वो रिया हैंडल करती थी, कंपनी जो है उसके अकाउंट्स रिया हैंडल करती थी, जितने भी आईटीआर जो दिए गए हैं उसमें बाहर से आने वाली इनकम, क्योंकि बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं लेकिन बॉलीवुड से कमाई का 9 गुना % वो जो है महज एक साल में जो है वो बाहर से कमाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के डाटा जो है वो श्रुति से मांगे गए थे, जिसको आज उन्होंने ईडी के सामने पेश किए। अब इस बारे में उनसे पूरी डिटेलिंग भी ली गई है कि आखिरकार कौन से इवेंट्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे, किस तरह के प्रोग्राम से जो है पैसे जनरेट हुए थे, अकाउंट पे कितने ट्रांसफर हुए थे, कंपनियों में कितने ट्रांजेक्शन किए गए थे, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों की तफ्तीश जो है वो ईडी करने में जुटी हुई है। आशीष, जरा ये भी बता दीजिए कि इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला सुरक्षित है, कुछ फैसला नहीं सुनाया गया है, तो अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार का कोई रुख, कोई रिएक्शन सामने आ रहा है इस वक्त? जिस मामले में अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर हैं उनसे संपर्क किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और मुंबई पुलिस ने जो अपना हलफनामा दायर किया हुआ है उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को ये कहकर दरकिनार कर दिया कि मामला सदरुढ़ी से सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आने के बाद ही जो है वो प्रतिक्रिया राज्य सरकार की तरफ से आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और
महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर दबाव में जरूर दिख रहे हैं। और एक और बात आशीष, वो ये कि अभी हम विक्रांत से भी बात कर रहे थे। विक्रांत, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, इसी सवाल के साथ आपसे जुड़ना चाह रही हूँ। दरअसल आप ही ने बताया कि खुद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सही दिशा में ये जांच जा रही थी, आप ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं। ये तो अपने आप में विरोधाभास है ना भाई, आप खुद ही जांच करेंगे तो आप उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए, कोई भी जांच एजेंसी अपनी जांच को गलत नहीं कहेगी और ये इस मामले में भी महाराष्ट्र सरकार पर भी ये बात सही साबित यानी दिखाई देती है। अपनी जांच पर अगर सवाल उठाएंगे फिर तो अदालत में आने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनके वकील ने ये दलील दी कि जैसे ही इस मामले में सुसाइड की जो कॉल आई थी उसके बाद से अब तक जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन चली है और जो जो चीजें सामने आई हैं वो सभी उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट के रूप में दे दिया है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो एक सील कवर में कोर्ट के सामने रखी है। तो उनका यह कहना था कि इस मामले का केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन उनकी इस दलील का बाकी लोगों ने काफी विरोध किया, चाहे वो बिहार सरकार के वकील हो या फिर सुशांत सिंह के पिता के वकील हो या फिर सीबीआई की तरफ से जो केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता इस मामले में आए थे। तो एक तरह से बिहार सरकार ने साफ ये कहा कि इस मामले में गलत आरोप लगाया जा रहा है, कोई राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा। अगर उनके पिता बिहार के रहने वाले हैं और वो वहां पर अपनी शिकायत देते हैं तो इस मामले में बिहार पुलिस के पास पूरा अधिकार था, कोई जुरिडिक्शन का मामला नहीं उठता है। और उन्होंने सही एफआईआर दर्ज की थी और उन्हीं के अनुरोध पर बाद में यह एफआईआर सीबीआई के पास दर्ज करवाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की गई थी और केंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया। अब हालांकि कोर्ट के सामने एक बड़ा लीगल इश्यू है जिसे कोर्ट को अब अपने फैसले के जरिए जिस पर आदेश देना है कि क्या इस तरह के मामलों में दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो यह एक बड़ा मामला, इसका निश्चित तौर पर आने वाले फैसलों पर भी काफी असर पड़ेगा। और इस केस में भी, सुशांत सिंह के केस में भी, आप भले ही महाराष्ट्र सरकार अपनी इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग कर रही है और सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज कर रही है जो क्रिमिनल ऑफेंस की है, लेकिन जांच तभी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी जब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो जाएगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन होगा और कौन इस केस की जांच करेगा। तो तीन एंगल है कुल मिलाकर विक्रांत, एक रिया चक्रवर्ती का, एक महाराष्ट्र सरकार का और दूसरा बिहार सरकार का। लेकिन जो पूरी कॉन्वर्सेशन इस वक्त हुई, जिरह हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभी तक की स्थिति में विकास सिंह तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, वो कि ये समझ रहे हैं कि उनके हक में बहुत चीजें आएंगी। लेकिन इन जो दलीलों की आपने बातें की हैं उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? हालांकि सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है अभी, क्योंकि गुरुवार तक का इंतजार करना होगा। देखिए, अदालत के फैसलों पर वैसे भी आकलन करना ठीक नहीं होता, लेकिन सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी हैं और जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले में किसी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब कोर्ट ने, क्योंकि आज सभी पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, सभी ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए कोर्ट में और ओरल आर्ग्यूमेंट जितने भी हुए थे, इसके बावजूद कोर्ट ने कहा है कि परसों यानी गुरुवार तक सभी लोग अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी अगर किसी को देने हैं तो वो कोर्ट को दे सकता है। यानी कि गुरुवार तक तो इस मामले में फैसला नहीं आ रहा। गुरुवार को जब रिटर्न सबमिशन आ जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट कोई तारीख तय करेगी आदेश सुनाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ सुशांत सिंह का मामला का आदेश अब नहीं रह गया है, एक बड़ा लीगल इश्यू भी इस मामले में सुलझेगा और आगे के लिए रास्ता साफ होगा कि अगर इस तरह के मामलों में एफआईआर अगर किसी दूसरे राज्य में दर्ज होती है, क्योंकि कंप्लेनेंट वहां पर रहते हैं, वो वहीं पर उनका घर है, तो क्या वो अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? तो एक बड़ा लार्जर लीगल इश्यू भी इस मामले में जुड़ा हुआ है जो इस बार इस फैसले से साफ होगा। कोर्ट में जो जिरह हुई है उस पर जो बातचीत बोल रहे हैं, खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने अपनी बात को कहा है, सुन लेते हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट सुरक्षित रखा है। इस केस में उनके तरफ से ये बहस हो रहा था कि बार बार की नीतीश कुमार जी ने रजिस्टर कराया एफआईआर को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। हमने बताया कि देखिए, इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, वो आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतशाम खान भी जुड़ गए हैं। एहतशाम, फिलहाल एक बार फिर से बताइए सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज?
देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब ये होता है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि जो उनका रिटन सबमिशन है, यानी कि जो लिखित जवाब उन लोगों को एक दिन में दाखिल करनी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद अपना फैसला हो सकता है कि अगले हफ्ते सुनाए। अब आज जो बहस हुई उसमें सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो वकील थे उनका ये कहना था कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। पटना पुलिस का कोई अधिकार नहीं है, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले में जांच करने की। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको इसमें सपोर्ट किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही और महाराष्ट्र पुलिस को अधिकार है इस मामले की जांच करने की, और सीबीआई जांच जो की जा रही है उस पर दोनों ही पक्षों ने, इन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके भी शामिल होने की बात बताई गई है। तो ये एक तरफ से पेटिशनर की तरफ से ये दो बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, यानी कि केंद्र सरकार और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आए थे, और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के तरफ से जो वकील थे विकास सिंह, जिनको अभी हमारे दर्शकों ने सुना भी, तो इन लोगों का कहना है, और बिहार सरकार की भी पुलिस यहाँ आई थी, उनका कहना है कि जो राजनीति की जा रही है, जो राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, जिसके वजह से ये मुंबई पुलिस जो है वो ठीक से इस मामले की जांच नहीं कर रही है। तो सीबीआई का ये फिट केस बनता है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपी जाए। सभी पक्षों ने अपनी अपनी तर्क रखी है। अभी आपने एक जिक्र किया कि जुरिडिक्शन का ये मामला है जिस पर महाराष्ट्र सरकार अपनी दलील को रख रही थी, लेकिन अमूमन हालांकि ये अपने आप में एक ऐसा केस है जो मिसाल साबित होगा, ऐसा लगातार सुशांत के पिता के वकील कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में अमूमन होता क्या है, जब केस किसी राज्य में है और दूसरे राज्य में एफआईआर लॉन्च होती है, तो इस तरह के केसेस को डील कैसे किया जाता है, या फिर कुछ अलग तरह के भी अनुभव रहे हैं? देखिए, इसमें जब भी सीबीआई जांच होनी है तो उसको राज्य सरकार या तो कंसेंट देगी। जब दो तीन राज्यों में मामला मिला हुआ होता है तो जो राज्य जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो कंसेंट देती है कि हम इस मामले को सीबीआई को देना चाहते हैं, या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है इस बात का। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो मामला है बड़ा पेचीदा है कि एफआईआर दर्ज पटना में हुआ तो क्या बिहार सरकार कंसेंट देगी और रिकमेंड करेगी सीबीआई जाँच के लिए? ये इन लोगों का, जो बिहार सरकार और के सिंह के तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, चूंकि ये मुकदमा दर्ज जो एफआईआर हुआ है वो पटना में हुआ है तो बिहार पुलिस का अधिकार बनता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी आए थे, और उनके जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो लोग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी कोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि ये जो इंसिडेंट है, जो मौत हुई है वो पटना में हुई, माफ कीजिएगा मुंबई में हुई है, और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। 56 लोगों को एग्जामिन कर लिया गया है और जांच एक सही दिशा में जा रही है। उसकी जांच रिपोर्ट भी उन्होंने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी है। तो उनका कहना है कि इस लिहाज से जो जुरिस्डिक्शन है, जो कंसेंट देने का जो अधिकार है कि हम सीबीआई जांच देंगे या नहीं, वो महाराष्ट्र सरकार का होता है, महाराष्ट्र पुलिस का होता है। लेकिन सच तो ये है कि आप महाराष्ट्र सरकार होने के नाते, पुलिस तंत्र होने के नाते ये दलील जरूर दें कि आपकी जांच सही दिशा में जा रही है, लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी मौत का राज हर कोई जानना चाहता है, और उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल सिर्फ एक लड़की पर नहीं बल्कि पूरी सरकार के कुछ नुमाइंदों पर, पुलिस महकमे की उस कार्यशैली पर जो इन्वेस्टिगेशन में अपनाई गई है। तो परिवार की बात को कितना तवज्जो सुप्रीम कोर्ट देता है, इस पर सबकी निगाहें फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। तो ये मनचलों की वजह से ये सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। एक तरफ परिवार अपनी बेटी की मौत के पीछे छेड़छाड़ बता रहा है, तो पुलिस हादसा बता रही है। ऐसे में बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने हादसे वाली जगह पहुंचकर जांच की है। पुलिस को हादसे वाली जगह पर सुदीक्षा का चश्मा मिला है। 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। वहीं बुलंदशहर के डीएम ने दावा किया है कि लड़की की मौत बाइक से गिरने से हुई है और छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि आगे चलकर रही बाइक ने अचानक ब्रेक मारी थी, जिसकी वजह से दोनों स्कूटर से गिर गए।
जिस पर लड़की भी बैठी हुई थी। तो इस पूरे मामले में डीएम ने हादसे की वजह से जो मौत हुई है उसको लेकर परिवार सदमे में है। परिवार बार बार छेड़छाड़ के आरोप के ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस हादसा बता रही है। ऐसे में बुलंदशहर के जो डीएम और एसएसपी हैं उन्होंने हादसे वाली जगह पहुंचकर वहां पर उन्होंने जांच की है और जहां पर सुदीक्षा का चश्मा भी मिला है। देखिए, छेड़छाड़ के बारे में मैंने आपको यही बताया कि इंक्वायरी चल रही है। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसा तथ्य आएगा। बिल्कुल। कितनी टीम बनाई गई सर? देखिए, 3 टीम है। एक तो जो औरंगाबाद के इंस्पेक्टर हैं वो आज सुबह उनके मामा जी के यहाँ गए थे। फिर सीओ हैं, हमारे सीओ हैं सदर में, वो गौतम बुद्ध नगर गए हुए हैं और एक सीओ इनके मामा जी के यहाँ गए हुए हैं। तो पुलिस द्वारा अपना मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है वो यूज करके जितने भी पोटेंशियल जगह हैं वहाँ जाके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। जैसा तथ्य आएगा उसके अनुसार। वहीं बुलंदशहर के जिला अधिकारी के दावे को सुदीक्षा के पिता ने नकार दिया है। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को हादसे में मारा गया है। डीएम साहब के बयान पे मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनका बयान आया है कि बच्चा बाइक चला रहा था तो बच्चा इतना समझदार था कि यहाँ से वहाँ तक चला गया। बच्चा उन्हें देख कर रुक भी गया होगा, रुका हुआ जैसे बताया गया कि रुके भी हैं वो, और वो आगे निकल गए। वो तो समझदार थे जिन्होंने इनको एक्सीडेंट करके मारा है, वो तो समझदार थे। उनकी तो उम्र 25 से 40 साल थी। अगर इसकी 17 साल थी तो उनकी 25 से 40 साल थी, तो वो तो समझदार थे। ये तो इतना समझदार था कि इन्हें तो बाइक रोकी भी है। रोकने के बावजूद भी वो आगे खड़े हो गए। आगे खड़े होने के बाद ये दोबारा चले हैं। चलने के बाद इनके पीछे से बोले कि चलो आगे को, और चलने के बाद में इनके सामने जाएगा और बाइक कट मार के ब्रेक मारा है और इनको गिराया है, गिरा के भाग गए हैं। वहीं हादसे का एक चश्मदीद भी सामने आया, जिन्होंने बताया कि आगे चल रही बाइक ने अचानक ब्रेक मारा था, जिसकी वजह से पीछे चल रहा स्कूटर उससे टकरा गया और हादसे में एक लड़की की जान चली गई। बुलेट वाले ने यहाँ इमरजेंसी ब्रेक लिए और लड़के की गाड़ी बुलेट के पीछे से ठुकी है। लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। पीछे से अगर उन्होंने कुछ किया होता इस बारे में मालूम नहीं, वैसे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बुलंदशहर में मंचलों से बचने के चक्कर में जान गंवाने वाली सुदीक्षा भाटी से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हादसे के कुछ देर पहले का है, जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं जो बुलेट से जा रहे हैं। आरोप है कि बुलेट पर बैठे लड़कों ने सुदीक्षा से छेड़छाड़ की थी, जिससे बचने के लिए सुदीक्षा का स्कूटर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो में 2 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर लाल रंग की शर्ट पहने दिखाई दिए। तस्वीरें आपको सीसीटीवी के जरिए जो हासिल हुई है वो दिखा रहे हैं, जिसमें 2 मंचले नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर में मंचलों से बचने के वजह से एक लड़की की जान चली गई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हादसे के कुछ देर ही पहले का ही है, जिसमें संदिग्ध दिखाई दे रहा है जो बुलेट से जा रहे हैं। आरोप है कि बुलेट पर बैठे लड़कों ने सुदीक्षा से छेड़छाड़ की है और इन्हीं से बचने के लिए सुदीक्षा का स्कूटर उस दौरान लड़खड़ाया और वो गिर गया, जिससे सुदीक्षा की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से बुलंदशहर के औरंगाबाद जा रहे थे, तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस दौरान लड़के उनके स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनकी स्कूटर से टकरा गए। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के वेबसन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा को अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा ने 2018 में 12वीं की परीक्षा में बुलंदशहर टॉप किया था। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सुदीक्षा को 98% अंक मिले थे। मेरी बच्ची तेरे तो मेरी सालू बेटी वो सुदीक्षा भाटी अपनी मम्मी तो कहता मम्मी बैठी पर कट गए मेरी बच्ची तेरे तो।
मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। तो ये मनचलों की वजह से ये वहीं सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने दावा किया है कि हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। आप लोगों ने बताया है कि मनचलों की वजह से ये सब हुआ है एक्सीडेंट। ये सीधा मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। एक्सीडेंट होता है कि बाइक बार में बाइक टकराती है। ये 2-4 किलोमीटर तक आगा पीछा करना और टॉन्ट कसना और बाइक के आगे बाइक बढ़ा देना, ये मर्डर है। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है मनचलों का। अच्छा। मन मर्जी है मनचलों की, कुछ भी करते हैं। तो परिवार वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेटी के साथ छेड़खानी हुई और किस तरह से उनकी बेटी पर ये छेड़खानी भारी पड़ी कि उसकी जान चली गई। 2 मंचले बाइक से लगातार उसे परेशान कर रहे थे। इस दौरान उसका स्कूटर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत की वजह जहां उनका परिवार छेड़छाड़ बता रहा है, वहीं पुलिस का दावा है कि सड़क हादसे में सुदीक्षा की जान गई है। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि जिस स्कूटर पर सुदीक्षा बैठी थी उसे नाबालिग चला रहा था। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे, और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है। वहाँ पर जो हमारी वैन है PRV जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है। कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है। वहीं सुदीक्षा के परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। बताया गया है कि उनके परिवार ने मुश्किल से अपनी बेटी को पढ़ाया। अब अपनी बेटी को, होनहार बेटी को खोने के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुदीक्षा जितनी होनहार थी, वहीं उसके परिवार को उस पर गर्व था। उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन वो सपने बुन रहा था क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी। ये वो घर है जहां से सुदीक्षा ने अपना जीवन शुरू किया था। इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी उनके पिता की कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के बेटी को भेज सकते थे, लेकिन इन कंडीशन में उसका परिवार यहाँ पर रह रहा था। मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये परिवार की रसोई है और इसी रसोई में सुदीक्षा हमेशा अपनी माँ के साथ बैठकर सपने बुनती थी और बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती थी, क्योंकि उसके सपने बड़े थे। वो बड़ी शिक्षा चाहती थी और यही वजह है कि अपने परिवार के साथ रोज़ाना इसी जगह पर रहती थी। लेकिन आर्थिक रूप से ये परिवार उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि एक चाय की दुकान चलाने वाले उसके पिता कहाँ तक उसे पढ़ा पाते। अमेरिका में स्कॉलरशिप मिली तो भाई और जो बहनें हैं, कुल 6 लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी सुदीक्षा थी। उसके बाद उसकी और जो 3 बहनें थी और 2 भाई। परिवार के लोग यहाँ पर हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि होनहार बच्ची थी और आज यहाँ पर मातम मनाने हर कोई आया है। उसकी वजह यह है कि एक मासूम बच्ची, एक होनहार बच्ची को सभी ने खोया है। गांव की महिलाएं हैं। अम्मा, एक होनहार बच्ची आपके गांव की। बेटा होनहार का ही बड़ा नाम करे हो, पूरी बस्ती को भी और धारे को भी। अरे बड़ा दुख हो रहा सबके। जिसने छेड़छाड़ करी थी उनको पकड़ा जाना जरूरी है। हाँ, जरूरी पकड़ना है। जब ऐसा बाइक मारी गई है, बुलेट ऐसे चलाई है, फिर ब्रेक मारे आगे जाएंगे, फिर अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई कल से, तो कुछ तो होना चाहिए ना। वहीं जब सुदीक्षा की हादसे में मौत हुई तो उस वक्त उनके चाचा भी सुदीक्षा के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हादसे के बारे में बताया। सुदीक्षा को अपने मामा के यहाँ पे जाना था। उसको 20 तारीख का उसका वापस जाने का टिकट था और वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी। तो उसी दौरान हम जब जा रहे थे तो 2 बाइक पे, बुलेट बाइक थी, उन्होंने हमारा 1-2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने हमसे आगे एकदम तेज बाइक निकालने के बाद में अपनी, और हमारे आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई। मैंने भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक जाते ही मैं भी गिर गया हूं। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है। सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है और वहीं सुदीक्षा की मौके पे ही मौत हो गई। बुलंदशहर में हुई छात्रा की मौत पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा,
बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। बेटियां सुरक्षित नहीं। एक बेटी जो बुलंदशहर में गाड़ी से जाती है और छेड़छाड़ का शिकार होती है और बाद में उसका एक्सीडेंट करके हत्या कर दी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आती है, दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार मुक्तदर्शक बनकर तमाशा देखती है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और जब उसके विधायक और सांसद उन घटनाओं में लिप्त होते हैं तो केवल खाना पूर्ति मात्र करने का काम ये सरकार करती है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की योगी सरकार को घेरा। बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की पुरजोर मांग है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम तो अपराधियों को एनकाउंटर कर रहे हैं। कौन से अपराधी को एनकाउंटर कर रहे हैं आप? आपकी पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका अपराधियों के ऊपर में। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बुलंदशहर की लड़की, बेचारी बच्ची जो यहाँ स्कॉलरशिप लेके अमेरिका तक पहुंची, गरीब घर की बच्ची, और अमेरिका से वापस आती है बुलंदशहर अपने गांव घर, तो उसको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी हॉस्पिटल ले जा पहुंचने पर उसकी मौत हो जाती है। ये आपकी कानून व्यवस्था है? ये अपराधियों पे आपका लगाम है? वहीं यूपी सरकार ने विपक्ष पर बेवजह राजनीति का आरोप लगाया। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, मैं इतना ही कहूंगा कि वो पहले एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री का एक नहीं अनेक बार रह चुकी हैं। उनको एक बुलंदशहर के पुलिस, जो आपकी भी पुलिस थी, उसका एक वर्जन आ जाने देना चाहिए था। जो परिजन हैं उन्होंने क्या कहा उसको सुन लेना चाहिए था। उसके बाद आप निष्कर्ष निकालते और ट्वीट करते, आपका अधिकार है। मगर आपको लगा कि राजनीति कर लो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लो और चीजों को घुमा दो, तो इसलिए आप उसको कैंसिल कर रहे हैं और फिर से वर्जन देखते हुए अपना विचार कहीं है तो फिर से आप ट्वीट करिए, ना तो छोड़ दीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। जानकारी मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने खुद ही इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन इस वक्त ये जो बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव थे राहत इंदौरी मशहूर शायर की ये निधन की जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत इंदौरी कोरोना से पॉजिटिव थे, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी। और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मशहूर जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। राहत इंदौरी अपनी बेबाक बात को रखने के लिए जाने जाते थे, ना सत्ता के इधर ना विपक्ष के साथ। जो महसूस करते थे अपनी शायरी के जरिए वो सीधे कह देते थे, बिना लाग लपेट के अपनी बातों को कहने के लिए और तंज कसे जाने के लिए जाने जाने वाले शायर का निधन एक बड़ा नुकसान, एक युग के अंत के तौर पर इसे माना जाएगा। राहत इंदौरी मशहूर शायर जिनके 70 साल की उम्र में निधन की खबर आ रही है। जानकारी यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी। और इसी के साथ ही अभी लगभग 1-2 दिन पहले की बात है जो उनकी ये जानकारी सामने आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और अब अचानक से उनके इस तरह से चले जाने की खबर आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी के 70 साल की उम्र में निधन की जानकारी आ रही है। अपने चुटीले अंदाज की वजह से वो शायरों की कतार में बिल्कुल अलग नजर आते थे। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अपनी शायरी के जरिए ये थी, उनकी ताकत ये थी कि वो बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखते थे। मनोज हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हैं। मनोज, कुछ जानकारी राहत इंदौरी के निधन के बारे में, कब हुआ ये सब?
अब से करीब 20 मिनट पहले की बात है और अस्पताल ने भी इसकी पुष्टि की है और प्रशासन ने भी पुष्टि की है। बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि आज सुबह ही राहत इंदौरी साहब ने खुद ने फोन बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मुझे फोन ना करें, मेरी तबीयत मुझे कोरोना पॉजिटिव में पाया गया हूँ, मैं खुद ही अपने स्वास्थ्य की जानकारी देता रहूंगा। लेकिन डॉक्टर जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसके मुताबिक वो एक साथ शुगर और हार्ट पेशेंट थे और निमोनिया के चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद राहत इंदौरी साहब जिनकी उम्र 70 साल बताई गई, जो उनका निधन हो गया और कोरोना की वजह से जाने माने उर्दू के जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है मनोज, हमने देखा उनको, वो जो उनका तरीका था अपनी शायरी को बयां करने का, आपने भी चुनावों के वक्त में उन्हें कवर किया है और हमारे कार्यक्रमों में भी वो आते रहे हैं। एक बिना लाग लपेट के अपनी बात को रखने के लिए उन शायरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर जाने जाते हैं राहत इंदौरी। कोई शक नहीं इस बात में, जब भी उनको अपनी बात कहनी होती तो राहत इंदौरी साहब को खास तौर पर जो सुनता है घटनाक्रम होते हैं। क्योंकि जब न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में चुनाव के वक्त आए थे तो बस एक बात के लिए, जो न्यूज 18 इंडिया का कार्यक्रम था कि बटन दबाओ देश बनाओ, तो उसके लिए भी बाकायदा राहत इंदौरी साहब आए, लाइव पर बैठे और साथ में कहा और सबको वोट देने के लिए उस समय अपील की थी कि बटन दबाओ देश बनाओ। और वाकई बहुत दुखद खबर है क्योंकि राहत इंदौरी साहब कल तक बाकायदा लिख रहे थे, बाकायदा उनके लोगों का, घर के परिवार के लोगों का कहना है कि ऐसी उनकी तबीयत में किसी तरह की नासाज नहीं थी। आज लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद एक उनकी, क्योंकि दूसरी बीमारियां साथ में थी, शुगर के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, निमोनिया हुआ और फेफड़ों में संक्रमण की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, जैसे कि कोरोना के बारे में कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, और वो जो दूसरी मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं उनका ट्वीट जो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर लिखा था वो मैं यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था, ये तकरीबन 11 अगस्त यानी कि आज का ट्वीट है, और इसमें उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु हॉस्पिटल में एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन जब खैरियत की बात आई तो खबर उनके निधन की आई जो वाकई में गमजदा कर देने वाली है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।